हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका आज के लेक्चर में जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर क्लास 11th का पुष्पीय पादपों की शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आई होप आपको जो है काफी कुछ समझ आ रहा होगा। और क्योंकि ये चैप्टर जो है वही प्रीवियस क्लासेस यानी कि 11th जो है हमारी 9th से कनेक्टेड रहती है, तो आपको आई होप लग रहा होगा कि आपको जो थोड़े बहुत जो 9th के डाउट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि 9th क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा कम लेवल पे पढ़ते हैं और वहां पे जो आपके डाउट होंगे अब 11th में आके कंप्लीट हो रहे होंगे। लेक्चर फ्लो आज हमारा है वो है पोषवाही या फ्लोएम उत्तक, जो कि हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तकों का जो सेकेंड टाइप है वो पढ़ने वाले हैं। साथ में हम जो तीसरे टाइप के हमारे पास टिश्यू थे यानी कि सरल वाले, जटिल वाले और विशिष्ट यानी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपको इस क्लास में नया दिखेगा। चलिए, पोषवाही या फ्लोएम उत्तक, तो कहानी को एक एपिसोड फ्री करके थोड़ा सा दिमाग को रिवाइज करके अगर हम देखें तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जटिल उत्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल का सहवन करता है। कैसे करता है ये इस चैप्टर में आगे आने वाला है, चिंता मत करो, सबका सफाया करेंगे, किसी को बुरा नहीं लगाएंगे, हम सबकी कहानी सुनाएंगे। और साथ में जो फ्लोएम है जो फूड का यानी कि खाने का संचरण करता है, सहवन करता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये फ्लोएम क्या है भाई, क्या बला है फ्लोएम। तो आज हम शुरू करते हैं फ्लोएम को। यह पौधे में भोज्य पदार्थों का संवर्धन करने वाला जटिल उत्तक है। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक है। ऑब्वियसली हम स्थायी उत्तकों के ही प्रकार पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के भी प्रकार पढ़ रहे हैं। इसका अब आप बोलेंगे अभी तो आप कह रही थी कि हम जटिल उत्तक के कर रहे हैं, तो स्थायी उत्तक के 3 प्रकार थे हमारे पास, जो थे सरल, जटिल और विशिष्ट। ठीक है, कहानियों को कनेक्टेड रखें, भूल ना जाएं। ठीक है, डायलॉग तो आपको मेरा याद ही है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। तो ऐसा ही कुछ बायो के साथ चलता रहता है। ठीक है, ना ये हमें भूलने देती है ना हम इसे अपने आप को भूलने देते हैं। ठीक है, हालांकि कहानी उल्टी है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। ये एक जो हर बार मैं बताती हूँ भाई, भोज्य पदार्थों के लिए जो हमने शॉर्टकट दे रखा है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, है ना, ज से जाइलम, ज से जल, तो आपको याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कहानी का दूसरा पार्ट यानी कि क्या 4 चीजें हैं जो इसमें मिली हुई है। तो चालिनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब जिसे हम कहते हैं, देखो नाम बता रहा है, चालिनी का मतलब छलनी, ठीक है, जिसको हम छनन कहते हैं, छनन। ठीक है, चलिए आ जाइए अब। तो सीव ट्यूब यानी कि छानना, मतलब इसका काम क्या है, कुछ छानने जैसा है, लेकिन छानेगी कब, जब उसमें छेद होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ छेद जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, देखते हैं अभी। सीव ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ये पतली भित्ति यानी कि इसकी थिन सेल वॉल है, उसके बाद चौड़ी गुहा, गुहा बहुत चौड़ी है वाली नलिकाकार यानी कि ट्यूब शेप, नली के समान जीवित कोशिकाएं हैं। जीवित है ये ध्यान रखे, इनको मरा हुआ ना समझे, जिंदा हूं मैं, जिंदगी के लिए वाला कॉन्सेप्ट है। ये है जो कोशिकाएं हैं जो फ्लोएम का मुख्य भाग बनाती है, भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिंदा भी है। ये कोशिकाएं परस्पर जुड़ी रहती है। इनकी अनुप्रस्थ वृत्ति यानी कि ट्रांसवर्स, ऐसे वाला एंगल, ठीक है, जो है वो छिद्रिल या पोरस हो जाती है, जिन्हें चालिनी पट्टिकाएं यानी कि सीव प्लेट कहते हैं। परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है। पढ़ ली रामायण, अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। पहली बात कि ये कैसी होंगी भाई, नलिकाकार होंगी, बेलनाकार होंगी, जैसे आप जो बोलना चाहते हैं वैसी होगी। अब इनकी जो भित्ति है वो पतली है। इनकी इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, चालिनी नलिकाएं, चालिनी कोशिकाएं, सॉरी, चालिनी कोशिका, सीव सेल्स बोल देंगे इनको।
पर धीरे धीरे क्या होता है, इनकी ये जो अनुप्रस्थ भित्ति है, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स भित्ति है, इसमें छेद होना शुरू हो जाते हैं। और वही दबंग का डायलॉग, हम तुम में इतने छेद कर देंगे। और यहाँ पे छेद जब हम करने जाएंगे तो इतने छेद कर देंगे, इतने छेद कर देंगे कि ये छलनी की तरह हो जाएगी। मतलब कि जैसे छन्नी आती है ना, चाय छानने की, दूध छानने की, पानी छानने की, वैसे छन्नी हो जाती है, ये छलनी की तरह काम करने लग जाती है। अब इस ये जो प्लेट बनी हुई है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ है और प्लेट जैसी दिखी रही है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, चालिनी पट्टिका। ठीक है, जिसको हम सीव ट्यूब भी कह रहे हैं, इसको सीव ट्यूब कह देते हैं, सीव सेल कह देते हैं, और इसको हम सीव प्लेट कह देंगे। ठीक, अब ये वैसे ही जैसे आपकी वाहिकाएं जुड़ी हुई थी, वेसल्स एक दूसरे के नीचे, ऐसे ही दूसरी इससे जुड़ जाएगी, कुछ ऐसे इस तरह से नीचे कनेक्टेड रहेगी, और क्या बना लेगी, एक लंबी नलिकाकार संरचना बना लेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीवित भी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है चालिनी नलिकाएं। चालिनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों का घुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है। ठीक है, जो भी मटेरियल ऊपर नीचे जाएगा लिफ्ट से, यानी इन चालिनी नलिकाओं से, वो घुल के जाएगा, मतलब डिसॉल्व होकर जाएगा। सहचर कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स, और इनको सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम इसके हैं, नाम अनेक है इसके। प्रत्येक चालिनी नलिकाओं के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब साइड में, ठीक है, एक या अधिक मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, जो पतली कोशिका भित्ति, सघन कोशिका द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली होती है। ये नॉर्मल है, जैसे जाइलम में हमने जाइलम मृदुतक देखा था, पैरेन्काइमा, ऐसे ये पैरेन्काइमेटस ही है। लेकिन क्योंकि ये चालिनी नलिकाओं का बहुत सहयोग करती है, कहाँ सहयोग करती है, ये जब आप फूड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करती है। और थोड़ा सा आप इसको 10th में जरूर पढ़ के आए हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है 10th को, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए क्या है भाई ये, तो ये चालिनी नलिका है छेद वाली, इसी के पार्श्व में मतलब कि साइड में क्या होती है, सहायक कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं होती हैं, ये ऐसे। ठीक है, इन्हीं को हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। ये कैसी होगी, नॉर्मल मृदुतकीय कोशिकाएं होंगी, यानी कि वही पैरेन्काइमेटस सेल्स होगी, लेकिन इसके पास चिपकी हुई है, सहयोग कर रही है, इसीलिए हम इसको सहयोगी या कंपेनियन सेल्स कह देते हैं। केंद्रक में कोशिका, जो कोशिका द्रव्य में बड़ा सघन है, और केंद्रक जो है वो काफी बड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब ऐसे सब में होगी भाई, यहाँ पे जो चालिनी नलिकाएं हैं उसके भी सहयोग में होगी ये सब। ये क्या है, सह कोशिकाएं या सहायक कोशिका। बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए पार्श्व में है यानी साइड में। तीसरा जो है हमारी फ्लोएम मृदुतक यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमेटस सेल जब भी आ जाए, जैसे यहाँ पे भी आया है मृदुतकीय कोशिकाएं मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये वर्ड जहां पे भी आ जाए मतलब सिंपल सेल है, कुछ उसमें ज्यादा हमें डिटेलिंग वगैरह नहीं करनी, उसमें केंद्रक होगा, जीवद्रव्य होगा और वो जीवित भी होगी। ठीक है, चलिए सामान्य प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाएं हैं, ये बिल्कुल सामान्य वाली है, जो अन्य कोशिकाओं से मिलती जुलती अवस्था में मिलती है। ये प्रायः जल व भोजन संचय का कार्य करती है। ये नॉर्मल पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा के कार्यों में हम पढ़ चुके हैं कि ये जहां पे भी रहती है इसका काम भाई ऐंठना होता है, सब कुछ है ना। ऐंठना मतलब जो मिल जाए वो रख लो, भोजन मिल रहा है तो भोजन संचय कर लो, पानी मिल रहा है तो पानी संचय कर लो, सब संग्रहित करके रखती है। ठीक है, तो भोजन संचय का कार्य करती है। एक बीज पत्रियों में फ्लोएम मृदुतक प्रायः नहीं मिलता। ठीक है, हमने जब बात की थी, आपको याद हो
यही लास्ट लेक्चर में जाइलम की ट्रैकिट्स जो होते हैं, जाइलम वाहिनिकाएं जो होती हैं, वो जिम्नोस्पर्म में बहुत मिलती है, एंजियोस्पर्म में कम मिलती है। ये ऐसे ही जो मृदुत्तक कोशिकाएं हैं फ्लोएम वाली, वो आपको एंजियोस्पर्म में कम मिलेगी, या तो मिलेगी ही नहीं और मिलेगी तो कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको याद रखना होता है, और इसीलिए मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ कर आपको बताती हूँ, लिखा हुआ भी दिखाती हूँ, ताकि आप इसको कहीं नोट कर लें, इसे भूले ना। भूला ऐसा नहीं करना है, ये कंपटीशन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु क्या है? फाइबर्स है, जैसे जो जाइलम में थे। देखो जनरली जाइलम और फ्लोएम में 1-2 कोशिकाओं का डिफरेंस है, वहां पे भी पैरेन्काइमा था, यहाँ पे भी पैरेन्काइमा है, यहाँ पे भी फाइबर्स थे, वहां पे भी फाइबर्स है। अंतर सिर्फ 2-2 कोशिकाओं का है, वहां पे वाहिका और वाहिनिकाएं थी, यहाँ पे चालिनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं। ठीक, फ्लोएम में पाए जाने वाली दृढ़ोत्तकीय रेशे, रेशे कैसे होंगे? हमेशा स्क्लेरेन्काइमेटस होंगे। ठीक है, दृढ़ोत्तकीय रेशे हैं, फ्लोएम तंतु कहलाते हैं। ये लिग्निनीकृत, और बात ऑब्वियसली जब भी हम दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की बात करते हैं, हमें लिग्निन को तो बीच में डालना ही है, क्योंकि दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं का कैरेक्टर है कि उनमें किसकी लाइनिंग होती है? लिग्निन की लाइनिंग होती है, लिग्निन जमा होता है। ठीक है, होकर पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। प्रत्येक तंतु एक लंबी, दोनों सिरों पर नुकीली मृत, लिग्निन जमा होते ही कोशिका की जान निकल जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर बोला है कि किसी कोशिका में लिग्निन जमा पड़ा है तो ऑब्वियसली वो मृत होगी। लिग्निन, पैक्टिन, लेटेक्स ये जमा होते ही कोशिका धीरे धीरे मर जाती है, क्योंकि वो उसके जीव द्रव्य को खा जाती है। ठीक है, उसको हार्ड बना देती है, तथा दृढ़ कोशिकाएं होती है। लिग्निन लिखा हुआ मिले तो बिना समझे सोचे समझे आपको ये पता होना चाहिए कि वो मृत है। ठीक, समझ में आई? क्योंकि ये कोशिका भित्ति पे जम के उसको, उसकी सारी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देती है। क्या होगी? पैरेन्काइमेटस सेल्स, बस यही नॉर्मल सेल, और बीच में केंद्रक, जो धीरे धीरे लिग्निन का जमाव हो जाने की वजह से, लिग्निन का जैसे जैसे जमाव बढ़ेगा, ये लिग्निन जमा हो रहा है तो इसकी गुहा को खा जाएगा, और धीरे धीरे इसका जीव द्रव्य, इसका केंद्रक सब खत्म हो जाएगा और ये मृत बन जाएगी। और इसको ऊपर से आप टॉप से बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, जैसे कि पहले भी बताई है मैंने, लिग्निन के जमाव वाली। ठीक है, फाइबर्स है क्योंकि ये, तो फाइबर्स कैसे बनाते हैं? हमने जाइलम में भी बनाए थे, ऊपर से नुकीले इस तरह से, और लिग्निन का जमाव बता दो। ये लो लिग्निन, खाओ पियो मजे करो, ये देखो, बस ये फाइबर हो गया, कुछ नहीं करना। ऐसा ही जाइलम में भी बनाया था। तो ये 4 जो चीजें हैं ये फ्लोएम में पाई जाती है। स्पेशल चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं उसको ध्यान से सुने। ये तो बात हो गई हमारी फ्लोएम की, जो अभी आज हमने पढ़ी, जिनको अलग अलग बताया है, अब उनको एक साथ बता देती हूँ कि ये सब कोशिकाएं अलग अलग नहीं होती, एक साथ एक दूसरे के पास पास रहती हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप की कोशिकाएं, इनको काम साथ साथ करना है। ठीक है, ये देखो, ये आपको ग्रीन सी दिख रही है, जो ये वाली ऐसी ट्राइंगल शेप की, यहाँ पे ट्राइंगल तो क्या स्पिंडल शेप की जो दिख रही है, ये आपकी जो है वो है कंपेनियन सेल, यानी कि सहायक सेल। उसके दोनों साइड पे आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये चालिनी नलिका है, यानी कि सीव ट्यूब है, जिनका आप ऊपर देखोगे तो देखो इसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं। ये छेद की वजह से ये छलनी की तरह काम करने लग जाती है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं सीव ट्यूब। अगर आप देखोगे तो इधर सीव ट्यूब है, इधर लाइट ग्रीन कलर की सीव ट्यूब है, और दोनों से सटी हुई कौन है? सहायक कोशिकाएं, क्योंकि ये इसके पास चिपकी हुई रहती है, और इसी वजह से ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? ये छेद क्यों है? क्योंकि खाना ऊपर से नीचे पहुंचाना है भाई। कैसे पहुंचेगा अगर बीच में दीवार आ जाएगी तो? इसीलिए ये क्या होती है? छलनीदार होती है, यानी कि सीविंग शेप की या सीविंग होती है, जिसको हम सीव प्लेट भी कहते हैं। इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर आप बात करोगे तो ये तो देखो, ये चालिनी नलिका, ये दोनों जगह सहायक कोशिका, और उसके पास में आपको नॉर्मल वाली सेल्स दिख रही होगी, ऐसी जो हमने अभी पैरेन्काइमेटस सेल बनाई,
कि पैरेन्काइमेटस सेल हमने जाइलम में भी ऐसे ही बनाई थी। ये रही वो मृदुत्तक कोशिकाएं जो सिंपल है, बीच में केंद्रक, बस इस तरह से। और फाइबर्स तो आपको पता ही है, ये फाइबर्स है, ऐसे वाले बनाने हैं फाइबर्स बनाएंगे तो। और आप सीव ट्यूब को ध्यान से देखेंगे तो ये सीव ट्यूब का एनिमेटेड पिक्चर है, इसको देखो। ये एक एक सीव सेल्स है, यानी कि चालिनी कोशिकाएं हैं, और उनमें ये जो बीच बीच में दीवारें थी जो इनको रोक रही थी मिलने से, उनमें इनमें क्या कर दिए हैं, बहुत सारे छेद, ताकि ये एक नली की तरह कार्य कर पाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपको बताना है कि जल और जो फूड है उसका संवहन होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जाइलम अलग दिशा में कार्य कर रहा है, फ्लोएम अलग दिशा में कार्य कर रहा है। ये है सब कहाँ, ये सब तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो कि ये सब तो संवहन उत्तक में रहते हैं, इस तरह शेप बनाकर रहते हैं। अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो ऐसे गोले के अंदर एक साथ रहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ रहते हैं। ये देखो, ये एक स्टेम है, इसमें आपको ये शेप दिख रहा है जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसी के बीच मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैम्बियम होती है। लास्ट पिछले लेक्चर कुछ भूला बिसरा याद आ रहा हो, धुंधला धुंधला, तो उसको क्लियर कर लो। ऐसे मैंने कहा था ये संवहन मंडल है जो यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, और उन्हीं के बीच में क्या होती है, कैम्बियम होती है, यानी एधा होती है। एधा के बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और एधा के अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो ये जाइलम फ्लोएम एक साथ रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये इतना वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ऑरेंजिश, ये जाइलम है। जाइलम की आपको वाहिकाएं दिख रही हैं, वेसल्स दिख रही है। देखो ये परफोरेटेड प्लेट, क्योंकि वहां पे भी तो छेद होते हैं ना वाहिकाओं में, तभी तो वो एक जैसे नली की तरह काम करती है। उसके पास जाओगे तो आपको बीच में येलो दिख रही है, वो कैम्बियम है। इसको हम काट के देख रहे हैं, ये कैम्बियम है। और कैम्बियम के बाद नंबर आएगा फ्लोएम का, जिसमें आपको सीव ट्यूब दिख रही होगी, जो भी छलनीदार आपको यहाँ पे चीज दिख रही है। अब बनाने के लिए, अब अगर सब में हम एक जैसे छेद बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे टाइप की प्लेट बना देते हैं और उधर छेद वाली प्लेट बना देते हैं। और ये सब आपस में मिलकर जल और खाने का संवहन करती है। कैसे करती है वही मैंने कहा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा वो तो हम भी नहीं जानते। आ जाइए, विशिष्ट उत्तक यानी कि स्पेशल टिश्यू, ठीक है। ये बहुत वीआईपी लेवल के हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनका काम भी अलग है और इनकी पहचान भी अलग है, ठीक है। क्या है विशिष्ट उत्तक? वैसे हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा था जब हमने 3 टाइप के उत्तक पढ़े थे, कि ये विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का सिक्रीशन करती है, जैसे लेटेक्स, रेनिन, टेनिन, दूध, है ना, जो गोंद, ये सब इसी के, रबड़ शीर जिसको आप कहते हैं, सब। तो इसमें हमारे पास कुछ प्रकार हैं विशिष्ट प्रकार के उत्तक में। अब देखो, इसको बुरा लग जाएगा ना, आपने सरल उत्तक के प्रकार बताए, आपने विशिष्ट उत्तक के जटिल उत्तक के प्रकार बताए। अभी विशिष्ट उत्तक कहता है कि नहीं मेरे भी प्रकार बताओ, है ना, सबके प्रकार बताए, मेरे को अकेला क्यों, इसलिए इसके भी प्रकार बता रहे, वरना ये बुरा मान जाता है, इसको भी शांत करना पड़ता है। अभी सबसे पहला प्रकार जो हमारे पास है वो है स्वरशीरी उत्तक। स्वरशीरी उत्तक बहुत भारी वाला वर्ड है, हिंदी वाला, थोड़ा सा इंग्लिश में याद कर लोगे तो लेटिसिफेरस टिश्यू इसको कहते हैं, ठीक है। और लेटिसिफेरस से आपको इसका कार्य भी याद हो जाएगा कि ये लेटेक्स सिक्रीट करता है। यह एक प्रकार का स्त्रावी यानी कि सिक्रीटरी टिश्यू है, उत्तक है, जो आवृत बीजियों में, आवृत बीजी किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म को, जो कि हमारे चारों ओर जितने भी पौधे फैले हुए हैं वो सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म में बहुतायत से पाया जाता है, पढ़ के भी आए हैं हम पिछली चैप्टर्स में। इससे एक गाढ़ा, पतला, रंगीन या रंगहीन, दोनों प्रकार का, या तो सफेद हो सकता है या ट्रांसपेरेंट हो सकता है या कोई पीला वीला भी हो सकता है, इसकी मर्जी, चिपचिपा यानी कि स्टिकी पदार्थ निकलता है या पदार्थ स्त्रावित होता है। स्त्रावित का मतलब सिक्रीट होना, बाहर निकलना, ठीक है। ये कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं का समूह होता है, जो आपको फूल में भी मिलेगा, तने में भी मिलेगा, कई बार किसी फल में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनके अंदर
ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, रंगहीन चिपचिपा द्रव्य बाहर निकालती है। ऐसे ही नहीं निकालती, अगर आप इनको काटोगे या नेचुरली कट जाएंगी ये, तो इनसे द्रव्य बाहर निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आंकड़ा इतनी बार मैंने वीडियो में दिखा दिया है ना, शिव जी को अभी सावन चल रहा है, शिव जी को जो आप चढ़ाते हो आंकड़ा, वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया मैंने। जब आप आंकड़े को तोड़ते हो तो तोड़ने पे सफेद कलर का दूध निकलता है, वही लेटेक्स है। ठीक है, ऐसा रबड़ के जो पौधे होते हैं, रबड़ जो होता है ना, आप जो इरेजर यूज करते हो है ना, जो रबड़ बनाते हो, वो पौधों से बनता है, तो उसमें भी एक ऐसा ही द्रव्य निकलता है जिससे बाद में सल्फनीकरण करके उसको रबड़ बनाया जाता है, हमारे यूज करने वाला रबड़। तो इन कोशिकाओं से इनमें कट लगा देते हैं, कट से ये जो है बाहर निकल जाता है द्रव्य, फिर उसको सूख जाता है, फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, गीला ही इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें प्रोसेस करके रबड़ जो भी हमें बताना है। गोंद आप देखते हैं, खाने वाला गोंद, बनाने वाला गोंद, सब गोंद, वो भी क्या है, एक प्रकार के पादपों से सिक्रीट होने वाले, स्त्रावित होने वाले पदार्थ हैं। तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो तने में भी हो सकती है, फल में भी हो सकती है, ठीक है, फूल में भी हो सकती है। अभी तने का तो मैंने आपको बता दिया, आंकड़े को तोड़ोगे। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे अफीम। अफीम का नाम सुना है, गांजा, अफीम, है ना। अफीम का जो फ्रूट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इस पे क्या करते हैं, चीरे लगा देते हैं। जब अफीम की खेती करते हैं ना, इस पे चीरे लगा देते हैं। चीरे लगाते हैं तो इसमें वही दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में यानी हवा के संपर्क में आता है, कड़क हो जाता है, ठोस हो जाता है। फिर इसको साफ करके पाउडर फॉर्म में, है ना, दवाइयों के रूप में, अफीम भाई नशा करने के लिए यूज नहीं आता, दवाइयों के काम में भी आता है। इसकी गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिया जाता है इसकी खेती करने का। तो क्या करा जाता है, इसको निकाल के प्रोसेस करके हम यूज करते हैं। तो ये सब इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, यह जल में विलय या कोलाइडी, कोलाइडी विलियन पढ़ा है क्लास 9th। ऐसे विलियन जो जल में क्या करते हैं, ना तो पूरी तरह घुलते हैं ना पूरी तरह बैठते हैं, है ना, बीच में एक सॉल्यूशन की तरह घूमते रहते हैं, कोलाइडी विलियन, है ना, जो टिंडल इफेक्ट भी देते हैं, क्लास 9th। ठीक है, तो कोलाइडल अवस्था में पड़े रहते हैं और कई पदार्थ जैसे प्रोटीन, शर्करा, गोंद, एल्केलॉइड्स, एंजाइम, मंडकण, मंडकण का मतलब स्टार्च ग्रेन्यूल्स, मंड का मतलब स्टार्च, कण का मतलब ग्रेन्यूल्स, ठीक है, आदि का मिश्रण है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इनमें। अब जो आपके काम की चीज हो उसमें से निकाल लो, बाकी का और कहीं यूज कर लो। मल्टीपल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरल को रबर शीर या लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, जो बात मैंने पहले ही कह दी। इंग्लिश इसीलिए याद करने के लिए बोला, वो वाला भले याद नहीं रहे लेकिन इंग्लिश वाला याद करोगे तो ये वर्ड भी याद हो जाएगा कि लेटेक्स निकलता है, अपने आप इसका काम याद आ जाएगा कि लेटेसिफेरस मतलब लेटेक्स स्त्रावित करने वाली। और लेटेक्स कैसा होता है तो मैम ने बताया था, रंगहीन, गंधहीन, चिपचिपा, कैसे भी कलर का हो सकता है और फ्रूट तने में निकलता है ना। आदि कहानी तो ऐसी हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, जिसको हम बोलते हैं ग्रंथिल या ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या है भाई ग्लैंडुलर टिश्यू? ग्लैंड पढ़ा है आपने, ऐसे ग्रंथियां जो किसी ना किसी एंजाइम या हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या स्त्रावित करेंगे, ये भी किसी ना किसी एंजाइम, हार्मोन या केमिकल का सिक्रीशन कर रही होंगी। उत्तक की कोशिकाएं यानी इस उत्तक की कोशिकाएं ग्रंथिल होती है यानी ग्लैंडुलर होती है। ये पौधों के बाहरी तथा भीतरी भागों में पाई जाती है। ठीक, जैसे इससे तेल, इनमें तेल, गोंद, मकरंद, विकर, श्लेष्म रोल या राल जिसको कहते हैं, जिसका इंग्लिश नेम है रेजिन्स, ठीक है, जो ऑयल जैसे होते हैं रेजिन्स, टैनिन आदि अनेक पदार्थों का स्त्रवण करती है। ठीक है, मकरंद, नेक्टर, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मकरंद क्या है, बताओ हिंदी मीडियम के होके आपको मकरंद बताना पड़ रहा है मुझे। छी 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 छी, कैसे बच्चे हैं आप, है ना। मकरंद का मतलब नेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फूलों का रस, जिसकी वजह से कीड़े उन पे आकर्षित होते हैं। ठीक है, वो मकरंद भी क्या है,
जिसको मधुमक्खियां चूस के हनी बनाती है, शहद बनाती है, वो मकरंद भी ग्रंथियों उत्तक से तेल, गोंद भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है, अनेक पदार्थ के जो है यहाँ पे निकल। विकर, विकर का मतलब भाई एंजाइम, एंजाइम जिसको हम बोलते हैं। स्थिति के आधार पर ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। बहुत खतरनाक है मैम, प्रकार पे प्रकार, प्रकार पे प्रकार, कितने प्रकार बनाओगे? तो जितने मैथ्स में भी नहीं होते वहां पे भी कंपास में एक ही प्रकार होता है ना, वो प्रकार की बात नहीं कर रहे हूं। ठीक है, चलिए पहली है बाहरी ग्रंथियां। क्योंकि आपने बोल दिया कि अंदर भी होती है बाहर भी होती है, तो हमने दो टाइप बना दिए। एक बाहरी ग्रंथियां जो बाहर प्रेजेंट होती है, एक आंतरिक ग्रंथियां जो अंदर प्रेजेंट होती है। सिंपल सी कहानी है, बस लिखना है उसे। ये बाहरी त्वचा में मिलती है, कभी कभी ये बाहरी त्वचा पर निकले छोटे छोटे रोमों पर होती है, यानी कि या तो सीधे यहाँ पे होंगी त्वचा पे, इस जगह पे, या फिर हो सकता है कि इस पे कोई रोम निकल रहे हो, रोम जैसी संरचना, और उसमें कहीं प्रेजेंट हो ये कोशिकाएं, वहां से स्त्रावण कर रही हो। ठीक है, तो ऐसे को हम बोल देंगे बाहरी या एक्सटर्नल ग्लैंड। जैसे कि आपने कीट भक्षी पादप में देखा है नेपेंथिस, जिसका एक नाम या उदाहरण अगर आप याद करना चाहते हैं, कीट भक्षी पादप क्या होते हैं? ये कीट भक्षी पादप का ये जो घट है, ये घट किसका रूपांतरण होता है? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कृपया, मेरे पे मेहरबानी कर दें। ये जो घट बना हुआ है वो किसका रूपांतरण है? क्या है ये, किससे बना हुआ है? जल्दी से फटाफट लिख के बता दो। तब तक मैं बताती हूँ कि इनमें हमने बात की थी कि इनमें रोम होते हैं, यानी कि हेयर होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं बहुत सारे। और जब कोई कीड़ा अंदर आता है, बुन बुन करता हुआ, बिन बिन करता आया कीड़ा, पर इसकी मौत आई होती है इसलिए अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है ढक्कन बंद। अब ये जो बाल है इन्हीं में ये बाहरी एक्सटर्नल ग्लैंड्स पाई जाती है, ये पाचक एंजाइमों को इस पे सिक्रीट कर देती है। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेशन जूस आ गए तो इसका तो क्रियाक्रम हो गया। जो इनको प्रोटीन वसा इससे चाहिए होता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये हेयर, फिर एक ढक्कन खोलते हैं, कचरे को बाहर, जो बचे कुचे इसके पंख वंख है सबको बाहर। बताओ कौन कह दे कि ये पौधा है, जीता जाता राक्षस दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक प्लांट है जिसको हम कीट भक्षी पादप भी कहते हैं या पिचर प्लांट भी कहते हैं। और रूपांतरण लिख दिया होगा आपने, पर्ण का रूपांतरण है, ठीक है, पत्ती। लीफ का मॉडिफिकेशन है ये। चलिए आ जाइए, अब इसे ग्रंथिल रोम कहते हैं। अगर रोमों पे होगी तो उसे ग्रंथिल रोम कह देंगे, और कोशिका पे होगी तो उसे ग्रंथिल कोशिका कह देंगे, सीधी सी बात। जल रंध्र ग्रंथिल रोम ये कहाँ होते हैं भाई? जल रंध्र ग्रंथिल रोम ये जलीय पादपों में होते हैं। मकरंद ये भी एक तरह की बाहरी ग्रंथि है, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन बाहर करती है। देखो बाहरी ग्रंथियां रहती भी बाहर है और अपना सिक्रीशन भी सेल के बाहर की तरफ कर रही है, जैसे ये कर रही है। ये रोम बाहर डाल रहे हैं ना अपने जूस को, अंदर कोशिका के अंदर थोड़ी डाल रहे हैं, बाहर की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, ग्रंथियां कीट भक्षी जो अभी मैंने समझाया, पौधों की पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगी कीट को पचाने के लिए, आदि इसी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक वाली। ये ऊतकों के अंदर पाई जाती है, जैसे नींबू, नारंगी आदि में पाए जाने वाली तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स, पाइनस की रेजिन ग्रंथियां। और ये मैंने जब हमने टाइप ऑफ फ्रूट पढ़े थे, टाइप ऑफ फ्रूट याद आ रहे हैं क्या? हाँ मैम, उसमें हमने नींबू का जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि नींबू के स्किन पे, नींबू येलो येलो डट्टी फेलो, जो नींबू होता है उसकी बाहरी त्वचा पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने बताया है, चाहे आप ना भी कह दो। जब हमने नींबू टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़े थे, फल के प्रकार पढ़े थे ना, तब नींबू का जब आया था तब मैंने आपको बताया था। और इसीलिए नींबू में, संतरे में, इनके छिलकों को जब आप दबाते हैं तो उसमें से या ऐसे भी खुशबू आती है ना, नींबू दबाओगे तो, क्योंकि उनमें ग्रंथियां होती है जो एक स्पेशल टाइप के तेल का यानी ऑयल का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से स्मेल आती है।
पाइनस की रेजिन ग्रंथियां, पाइनस क्या है, पाइनस वही जिम्नोस्पर्म का मेंबर है और इसकी तने में भी क्या होती है, इंटरनल ग्लैंड्स होती है, यानी कि आंतरिक ग्रंथियां होती है जो टेनिन या रेजिन का सिक्रेशन करती है। पान की म्यूसिलेज, पान में भी खुशबू आती है, पान में म्यूसिलेज की ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां आदि आंतरिक ग्रंथियों के कारण, हालांकि म्यूसिलेज एक कोई खुशबूदार पदार्थ नहीं है, म्यूसिलेज मतलब म्यूकस जनरल जिसको हम कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जो थी हमारी विशिष्ट ग्रंथियां थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, अगर आप बोलोगे तो, कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने उत्तक स्टार्ट किए हैं। उत्तक के बाद हम आए सरल उत्तक, जटिल उत्तक, विशिष्ट उत्तक पे। सरल उत्तक में हमने मृदुत्तक पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा और कोलेन्काइमा पढ़ा, यानी कि मृदुत्तक, दृढ़ोत्तक और स्थूल कोणोत्तक पढ़ा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही चार्ट बनवा दिया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने वो चार्ट बना के आपको बता दिया था कि कौन कौन से उत्तक है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं जटिल उत्तक में, वहां पे हमने दो पढ़े, जाइलम और फ्लोएम, जिसका एक फ्लोएम आज हमने खत्म किया। और तीसरा होता है विशिष्ट उत्तक, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक विशिष्ट उत्तक और बाहरी विशिष्ट उत्तक, ठीक है, ग्लैंड्स। और उसके पहले स्वशीर वाली जो हमने शुरू की थी, अगर लेटिसिफेरस ये वाली, उसके बाद हमने बात की ग्लैंडुलर की, और उसमें फिर हमने बात की दो प्रकार के उत्तकों की, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक विशिष्ट उत्तक वाला भी, तो इसको ध्यान रखें और इसको याद भी रखें, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से कहूंगी, जो बच्चे हमेशा ये इंतजार करते रहते हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट होगा फिर पढ़ेंगे, उनका बैकलॉग का ढेर बनता जाएगा। ठीक है, कल के ऊपर छोड़ना ही नहीं है, आज पढ़ना है, जितना समझ में आ रहा है आपके भलाई के लिए ही है। ठीक है, कोई नई चीज समझ में आ रही है उसको फिर पीछे जाके देख लो, लेकिन उसको पढ़ेंगे फिर यहाँ पे आएंगे, इस चक्कर में बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। और 11th का जो कोर्स है वो 12th से ज्यादा लेंदी है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली बायो की कहानियों के साथ। और भाई खून तो चूसना ही है मुझे आपका, तो वो तो मैं आ ही जाऊंगी आपका खून चूसने।